हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि देश में गायों की मृत्यु बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, बहुत ज्यादा संख्या में हो रही है। लगभग 75,000 से भी ज्यादा गायें कुछ महीनों के अंदर मर चुकी हैं और लगभग 16 लाख से भी ज्यादा गायें एक वायरस के चपेट में है, जिस वायरस का नाम है लंपी वायरस। उनकी वजह से ही, उस वायरस की वजह से ही लंपी स्किन डिजीज हो रही है। गौवंश में, भैंसों में भी हो रही है। तो हम इस खबर को अच्छे से गहराई से देखेंगे कि आखिर यह कितनी महत्वपूर्ण है और इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं इस खबर की गहराई में। सबसे पहले हम जानेंगे कि लंपी स्किन डिजीज क्या है। उसके बाद यह जो लंपी स्किन डिजीज है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसके फैलने के कारण क्या क्या हैं, किस वजह से यह इतनी भयावह रूप को ले रहा है। वैश्विक स्थिति क्या है, भारत में जो स्थिति है, उसके अलावा पूरे विश्व में भी क्या स्थिति है वह भी जानेंगे। भारत में इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में किस प्रकार से यह फैल रहा है, कितनी मात्रा में फैल रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और क्या प्रभावित मवेशी के दूध का सेवन करना सुरक्षित है। एक सवाल उठ रहा है कि इस वायरस से जितनी भी गायें प्रभावित हो रही हैं, जिनकी जान को खतरा बना हुआ है, क्या उन गायों का दूध पीना सुरक्षित रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे। साथ में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा वह हमें समझना होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या इस वायरस से बचने के लिए रोकथाम और उपचार संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार क्या प्रयास कर रही है। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न इस टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लंपी स्किन डिजीज क्या है। लंपी स्किन डिजीज जो है उसका मुख्य संबंध है गौवंश से, यानी कि गायों से जुड़ा हुआ एक रोग है, गाय और भैंस से जुड़ा हुआ। यह रोग लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है, यानी कि रोग का नाम क्या है, लंपी स्किन डिजीज, और वायरस का नाम ही क्या है, लंपी स्किन डिजीज वायरस। किससे संबंधित है, यह संबंधित है जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस से। इसकी इंग्लिश भी लिखी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, वायरस का नाम जैसा है वैसा आपको पता होना चाहिए, जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस। अब यह जो है पॉक्स वायरस परिवार से आता है। पॉक्स वायरस परिवार में दो और हैं, जैसे कि एक है स्मॉल पॉक्स, उसके अलावा एक है मंकी पॉक्स। ये दोनों अलग अलग हैं, चेचक स्मॉल पॉक्स, उसके अलावा मंकी पॉक्स। और ये तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा आपका है जीनस कैप्रीपॉक्स, जो कि संबंधित है गौवंश से। तो आपको अंतर पता होना चाहिए कि गौवंश से संबंध किसका है, तो आप बता सकते हैं जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस का संबंध है। और मुख्य रूप से गौवंश से जुड़ा हुआ जो रोग है वह किस वायरस की वजह से हो रहा है, तो लंपी स्किन डिजीज वायरस की वजह से हो रहा है। अब बात आती है कि इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो प्रमुख लक्षण भी जानना जरूरी है कि अगर कोई भी गौपालक है, गाय को पालता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी गाय को इस वायरस ने अपने चपेट में ले लिया है। तो शुरू के 4 से 14 दिन में लगभग यह दिखने लगता है। जैसे कुछ सिम्टम दिखेंगे कि अगर किसी गाय को वायरस लग गया है, यानी कि वायरस की चपेट में कोई गाय आ गई है, तो 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास के नोड्यूल, गांठ उसके शरीर में जगह जगह दिखेंगे। और मुख्य रूप से कहां पर दिखेंगे, तो उसके सिर में दिखेंगे, गर्दन में दिखेंगे, जननांग में दिखेंगे, उसके थन के आसपास दिखेंगे। तो यह नोड्यूल क्या है, गांठ होंगी एक तरह की, 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ होगी। और यही गांठ बाद में और बड़ी होकर सूख जाएगी और सूखने के बाद एक घाव का रूप ले लेगी, और वही घाव बड़ा दर्दनाक होता है। अब बात आती है कि इस नोड्यूल को हम किस अलग नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो नोड्यूल है, यह जो गांठ बनती है, यह बनती है लिम्फ नोड में। इसी को हम क्या कहते हैं, लसिका ग्रंथि। यही लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाता है और बाद में यह सूखकर घाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से जान का खतरा भी बन जाता है। इसके अलावा बुखार की स्थिति आती है, आंखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना शुरू हो जाता है उन गौवंश से। इसके अलावा मुंह से लार का टपकना भी अधिक हो जाएगा। शरीर पर छाले, और छालों की वजह क्या है, यही नोड्यूल, गांठ। भूख भी नहीं लगेगी। अब आप सोचिए कि अगर गाय भूख ना लगे तो वह क्या दिक्कत हो सकती है। एक तो उसकी हेल्थ खराब होगी, उसके जीवन पर संकट तो बना ही हुआ है, साथ में दुग्ध उत्पादन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस बीमारी को
किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह फैलती है? यह फैलती है मच्छरों और मक्खियों के काटने कीड़ों के द्वारा। मतलब कि कोई मच्छर है या मक्खी है या कोई कीड़ा है जिसने एक गाय को काटा जो कि संक्रमित थी, उसको काटने के बाद वह दूसरी गाय को काटा जो संक्रमित नहीं थी, लेकिन अब उनके काटने के बाद वह संक्रमित हो गई है। दूसरा वजह हो सकता है कि संक्रमित जानवर जो है उसके आसपास और जानवर हैं और गौवंश हैं जो कि संक्रमित नहीं है, तो उनके संपर्क में आने से भी वह वायरस ट्रांसफर हो जाएगा और वह भी संक्रमित हो जाएंगे। वैश्विक स्थिति की बात करें तो वैश्विक स्थिति में शुरुआत इसकी हुई थी अफ्रीका से। अफ्रीका में यह शुरू हुआ, और अफ्रीका में ही क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अफ्रीका में सबसे पहली बार जाम्बिया देश में देखा गया था। जाम्बिया देश से यह बढ़ते बढ़ते पश्चिमी यूरोप पर गया, फिर दक्षिण यूरोप पर गया, पश्चिम एशिया में गया, दक्षिण यूरोप पर गया, फिर मध्य एशिया में गया, दक्षिण एशिया में गया और चीन में गया, और उसके बाद भारत तक भी अब पहुंच चुका है। अब भारत की बात करें तो भारत में जस्ट आने के पहले का मुख्य वजह यह था कि 2019 में बांग्लादेश में यह वायरस सबसे पहले आया, और 2019 में ही देखा गया, जुलाई में आया बांग्लादेश में, और उसके बाद अगस्त के महीने में ऐसा पाया गया कि जो बांग्लादेश से लगे हुए जगह है, जैसे कि एक तो आपका पश्चिम बंगाल, उसके अलावा ओडिशा, इन जगहों पर भी ऐसे मिले जुले रोग देखे गए और संभावना जताई गई कि इसी वायरस की वजह से यह रोग हुआ है। अब बात आती है कि अभी हाल में यह कब से शुरू हुआ? तो हाल में गुजरात में कच्छ नामक क्षेत्र से पहला ऐसा केस सामने आया, और उसके बाद 2019 की स्थिति में तो हालात खराब नहीं हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में जो 2022 में अप्रैल महीने में हुआ कि गुजरात में पहला केस मिला, उसके बाद यह संख्या बढ़ती ही गई। अब हम देखें, यहां आप फोटो देख सकते हैं, तो विश्व का मानचित्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो तीनों एक ही मानचित्र हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन है। जैसे कि 2005 की स्थिति में देखें तो भारत में वायरस नहीं मौजूद है, देखिए ग्रीन है, अफ्रीका में लाल है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इसके ऊपर यहां पर भी मौजूद है। उसके बाद आप देखिए यहां पर एशिया में और अफ्रीका में और यूरोप तक पहुंच चुका है, और उसके बाद 2019 में देखें तो भारत में भी यह पहुंच चुका है। तो कुछ इस प्रकार से यह दिख रहा है बढ़ता हुआ, और संभावना यही है कि यह आगे और बढ़ेगा। इसी वजह से कुछ देश की राज्य सरकारें, जैसे कि राजस्थान में प्रभाव इसका ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान की जो राज्य सरकार है वह यह चाहती है कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। यह अपने आप में एक जानवरों के लिए महामारी की तरह है। अब देखिए भारत में इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितनी गायें प्रभावित हैं। 16 लाख से भी ज्यादा गायें प्रभावित हैं, और 75,000 से भी ज्यादा अभी तक मवेशी मर चुके हैं, और यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शुरुआत आपने गुजरात से देखी, उसके बाद राजस्थान चपेट में आया, और राजस्थान में भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गायें इस वक्त राजस्थान में ही मर रही हैं। उसके बाद गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इसके बाद भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 15 से भी अधिक राज्यों में यह वायरस पहुंच चुका है। क्या प्रभावित मवेशी के दूध का सेवन करना सुरक्षित है, यह प्रश्न आता है। तो FAO के अनुसार, FAO क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह बात कही गई है कि यह जो वायरस है यह दूध में अभी तक नहीं मिला है, दूध में अभी तक नहीं देखा गया है। दूसरी बात यह है कि सामान्यतः एशिया की अगर बात करें तो दूध को उबाला एवं सुखाया जाता है, तो अगर वायरस होता भी तो उबालने और सुखाने की प्रक्रिया में वह नहीं बचता। सुखाया क्यों जाता है? सुखाने की वजह होती है दूध का पाउडर बनाना होता है, पाउडर बनाने के लिए उसे सुखाया जाता है, तो उस स्थिति में भी वायरस निष्क्रिय हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। और एक मुख्य बात यह है कि यह जो वायरस है यह मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है, इसी वजह से इसे गैर जूनोटिक रोग कहते हैं। यानी कि एक इस प्रकार का यह रोग है जो गायों में फैला है, वह नॉन जूनोटिक रोग कहलाता है। नॉन जूनोटिक रोग का सीधा मतलब यही है कि यह इंसानों को प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो दूध है गायों से मिलने वाला, यह मनुष्य को नुकसान
नहीं पहुंचाता हुआ अभी दिख रहा है। अभी जितने भी अध्ययन हुए हैं उसमें यही बात समझ में आई है कि किसी भी प्रकार से यह नुकसान नहीं करेगा। अब बात आती है मनुष्य पर तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा? तो बिल्कुल होगा। वह प्रभाव यह है कि भारत में दूध का उत्पादन अगर आप देखें तो 2020-21 में आंकड़े बताते हैं कि 20 करोड़ 80 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था। और अगर इसको रुपयों में परिवर्तित किया जाए तो साल 2020-21 में भारत का डेयरी उद्योग कितने का था? 13 लाख करोड़ रुपए का था डेयरी उद्योग। अब यह प्रभावित हो रहा है, और प्रभावित होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि 13 लाख करोड़ रुपए का डेयरी उद्योग था, इतना दूध का उत्पादन हुआ। उसके पीछे की मुख्य बात यह है कि यहां पर गायें बहुत ज्यादा थी। गौवंश की संख्या 19 करोड़ थी, और यह 19 करोड़ की संख्या ऐसे अनुमान के आधार पर नहीं है। 20वीं पशुगणना रिपोर्ट कब आई थी? 20वीं पशुगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह आंकड़ा है कि भारत में गौवंश की संख्या 19 करोड़ थी और दूध देने वाले गायों की संख्या कितनी? 14.5 करोड़ थी, और भैंस की संख्या 11 करोड़ थी। अगर ये नहीं रहेंगे तो ना दूध रहेगा, ना तो जो धन प्राप्त हो रहा था वो रहेगा। डेयरी उत्पाद, ना सिर्फ दूध से बनने वाले अन्य उत्पाद भी हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो पोषण मिल रहा था, आम लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। अब देखिए, राजस्थान का ही अगर उदाहरण ले लें तो 3 से 6 लाख लीटर कम उत्पादन हो रहा है प्रतिदिन। चूंकि सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्थान का है तो उसी का उदाहरण लेते हैं कि प्रतिदिन का उत्पादन 3 से 6 लाख लीटर कम हुआ है। और वह इसलिए क्योंकि इससे जब कोई गाय इस रोग से संक्रमित होती है, मान लीजिए उसकी जान नहीं भी गई और वह बच भी गई, तो बचने के बाद भी अगर कोई गाय 16 लीटर दूध दे रही थी, तो अब ठीक होने के बाद, यानी कि संक्रमित होने के बाद, वह 3 से 4 लीटर दूध ही प्रतिदिन दे पा रही है। तो 16 लीटर से कहां पहुंच गए? 3 से 4 लीटर। पर्याप्त यहीं पे आंकड़े आपको कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर यहां पे ये 13 लाख करोड़ और 20 करोड़ 80 लाख टन, ये अपने आप में कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? आय का नुकसान होगा, लोगों की आय का नुकसान होगा। ऐसे लोग जो पशुपालन करके ही जीवन चला रहे हैं, उनके ऊपर बेरोजगारी का खतरा भी आएगा, और जो अन्य उत्पाद बनते थे वह जब नहीं बन पाएंगे, उसके लिए दूध की आपूर्ति जब नहीं होगी तो उत्पाद बनेगा नहीं, तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। अब बात आती है कि जानवरों की मृत्यु से आजीविका पर जो खतरा है, यह तब तक बना रहेगा जब तक कि इसका कोई उपाय ना ढूंढ लिया जाए, इससे बचा ना जाए। तो बचने का जो सबसे सटीक तरीका है, FAO भी यही बोलता है, भारत सरकार भी यही बोलती है कि सबसे सटीक तरीका तो यही है। सटीक तरीका क्या है? कि टीकाकरण किया जाए। मतलब इलाज कुछ भी नहीं है। इलाज की बात की जाए, कोई इलाज नहीं है। जैसे कि कोविड के मामले में यह हुआ था कि अगर किसी को कोविड हो गया तो कोई फिक्स इलाज नहीं है, जो भी सिम्टम है उसका इलाज हो रहा था। सेम यही स्थिति यहां पर भी है कि अगर इस वायरस से कोई प्रभावित होता है गौवंश, तो उसका इलाज उसके सिम्टम के आधार पर होगा, जो जो उसके सिम्टम है, लेकिन एक कोई खास इलाज नहीं होगा कि जिससे इससे पूरी तरह से ठीक हुआ जा सके। सिम्टम के इलाज में कुछ बच जाए और न कुछ नहीं बचे। संभावना यह रहती है कि यह अब सिर्फ सिम्टम का इलाज होगा तो बचने में थोड़ी मुश्किल है, या तो परेशानी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और जो उसका प्रभाव था, जैसे दूध की कमी हो जाना, उनका कमजोर हो जाना, उनके पैर कमजोर हो जाते हैं, लंगड़ाने चालू हो जाता है उनका, ये स्थिति बनेगी। फिलहाल रोकथाम ज्यादा जरूरी है। रोकथाम पे अगर ध्यान दिया जाए तो कीटनाशकों का छिड़काव होना जरूरी है। आसपास में मच्छर ना हो, मधुमक्खी ना हो, कीड़े ना हो, जिससे कि एक संक्रमित से वह कीड़े या मच्छर या मक्खी दूसरे को, जो भी संक्रमित नहीं है, उसको भी संक्रमित कर दें। दूसरी बात, संक्रमित पशुओं को क्वारंटीन करना होगा, और यह प्रक्रिया चल भी रही है कि जो भी पशु संक्रमित मिलता है उसे क्वारंटीन, इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि क्वारंटीन का मतलब क्या है, यानी कि उन्हें अलग करके रखा जाएगा। उसके अलावा क्या किया जाएगा? गो जाति पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब यह हुआ कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी यह बात कही है हाल ही में कि उसने यह साफ साफ कह दिया है कि कोई भी राज्य में पशु का ऐसा व्यापार नहीं होगा कि अपने राज्य से किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य राज्य से अपने राज्य में
पशुओं को खरीदा या बेचा जाएगा और उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक भी लगाई गई है। टीकाकरण ही सबसे प्रभावी तरीका है, यह बात तो तय ही है, और टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका तो है, यह बात हमें पता है, लेकिन टीका इतनी जल्दी नहीं बनता है। वायरस के आने पर उस पर अभी अध्ययन होता है, फिर शोध होता है, फिर उसमें प्रयोग होता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, तब जाकर के अंत में वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद ग्राउंड पर आता है। यह बात आपको पता भी है, कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ था हम इंसानों के साथ में, और यही गायों के साथ में भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फिलहाल के लिए एक गोट पॉक्स वैक्सीन है। यह गोट पॉक्स वैक्सीन लगभग 80% कारगर है। इस वजह से यह वैक्सीन अच्छी खासी मात्रा में सभी राज्यों सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जानवरों को यही वैक्सीन, जितने भी गौवंशी जानवर हैं उन्हें यही वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, यही लगाई जाए, क्योंकि 80% भी अगर कारगर है तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं होगी कि यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कुछ वैक्सीन हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा, उसके जो 2 संस्थान हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन अभी भी उन पर रिसर्च चल रहा है। अभी उसे ग्राउंड में आने में काफी समय लगेगा, 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं, 2023 की शुरुआत तक में आ सकता है। और इन 2 वैक्सीन के लिए फिलहाल इंतजार तो करना नहीं है, इसी वजह से गोट पॉक्स वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन जैसे ही ये 2 वैक्सीन आएंगे तो स्थिति में और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या किया जाए? जो प्रभावित हो गए हैं, जो प्रभावित हैं, मुख्य रूप से जैसे उन्हें फीवर आता है, फीवर तो कुछ समय के बाद चला जाता है, लेकिन जो गांठ बनती है वह गांठ बड़ी होकर के सूख जाती है और घाव का रूप ले लेती है, छाले का रूप ले लेती है, उसका इलाज करना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्या किया जाए? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई दी जाए और एंटीबायोटिक दवाई भी दी जाए, तो उससे गायों की जान को बचाया जा सकता है। तो ये मुख्य बातें हैं आज के हमारे इस खबर में। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गौवंश में लंपी स्किन डिजीज किस वायरस के कारण होता है? आपके ऑप्शन है लंपी स्किन डिजीज वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, लंपी मंकी वायरस। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।